डेट है आज की 3 जनवरी 2025 एंड आज हम करेंगे सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपैरिजन बिटवीन सिटीजन्स एंड एलियंस, इसके बाद एक्सक्लूसिव राइट्स क्या मिलते हैं सिटीजन्स को, अदर राइट्स क्या मिलते हैं, एलियंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप विच इज आर्टिकल्स 5 to 11, ये करेंगे। इसके बाद एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, हम सिटीजनशिप का एक्विजिशन कैसे कर सकते हैं, एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होगा, ये करेंगे। इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पढ़ेंगे, कंपैरिजन बिटवीन एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई कार्ड होल्डर, ये करेंगे। एंड कब कब रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन हो जाता है, जब भी ओसीआई कार्ड होल्डर्स का रजिस्ट्रेशन का कब कब कैंसिलेशन होगा, ये भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन बिटवीन सिटीजन्स एंड एलियंस। सिटीजन्स सिटीजन्स आर द फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ओ एलिजियंस टू इट। इन्हें सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। एंड सिटीजन्स ऑल्सो ओ सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स इंडियन स्टेट, जैसे कि टैक्स पे करना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना, कंट्री को डिफेंड करना जब उन्हें बुलाया जाए, तो ये भी इनकी ड्यूटीज़ है सिटीजन्स की। एक्सक्लूसिव राइट्स क्या है सिटीजन के पास, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलते हैं। फिर आपको इसके अलावा पता होगा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो सिर्फ सिटीजन पे अप्लाई करता है, बाकी लोगों पे अप्लाई नहीं करता। अदर राइट्स कौन से मिलते हैं सिटीजन्स को, फंडामेंटल राइट्स मिल गए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। बाकी फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए अवेलेबल है, सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। अदर राइट्स कौन कौन से मिलते हैं सिटीजन्स को, राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वोटिंग राइट्स है वो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, फॉरेन एलियंस को नहीं मिलते हैं। फिर इसके बाद राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट की मेंबरशिप में के लिए इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए जो राइट है वो सिर्फ सिटीजन्स के पास है। एंड इसके अलावा एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिर्फ सिटीजन बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ सिटीजन बन सकता है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट सिर्फ सिटीजन बन सकता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स सिर्फ सिटीजन बन सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट्स ये सिर्फ सिटीजन बन सकता है। तो क्या क्या हमने देखा, सिटीजन्स के पास एक्सक्लूसिव राइट्स कौन से हैं, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, एंड अदर राइट्स में राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सेकंड राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एंड थर्ड एलिजिबिलिटी टू होल्ड द ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, गवर्नर एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सिर्फ सिटीजन्स ही बन सकते हैं, एलियंस नहीं। अच्छा, अब एलियंस क्या होता है, दे आर द सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट और कंट्री, दे डू नॉट एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दे आर ऑफ टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज के होते हैं, वन इज फ्रेंडली एलियन, सेकंड इज एनिमी एलियन। तो फ्रेंडली एलियंस जिनके साथ हमारी दुश्मनी नहीं है, लड़ाई नहीं चल रही है, एनिमी एलियंस जिनके साथ इंडिया वॉर पे है उस टाइम पे, उसे बोलते हैं एनिमी एलियंस। तो एनिमी एलियंस के को कुछ राइट्स नहीं मिलते हैं, जैसे दे एंजॉय लेसर राइट्स देन द फ्रेंडली एलियंस, फॉर एग्जांपल दे डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 में जो अरेस्ट एंड डिटेंशन का जो प्रोटेक्शन है वो एनिमी एलियंस को नहीं मिलता है, बट फ्रेंडली एलियंस को आर्टिकल 22 में मिल जाएगा प्रोटेक्शन। ठीक है, तो एलियंस किसी भी एलियन को नहीं मिलेगा आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये फंडामेंटल राइट्स, बट एनिमी एलियन को स्पेसिफिकली आर्टिकल 22 भी नहीं मिलेगा। ओके, इसके बाद राइट टू एलियंस, ये हमने देखा आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 राइट्स एलियंस को नहीं मिलते हैं, और एनिमी एलियंस को अपार्ट फ्रॉम 15, 16, 19, 29 एंड 30 आर्टिकल 22 भी नहीं मिलता है, का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, इन इंडिया बोथ एज सिटीजन बाय बर्थ एंड नेचुरलाइज्ड सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। इंडिया में चाहे वो सिटीजन बाय बर्थ हो या नेचुरलाइज्ड सिटीजन हो, दोनों ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन यूएसए में सिर्फ सिटीजन बाय बर्थ ही बन सकते हैं प्रेसिडेंट, नेचुरलाइज्ड सिटीजन कैन नॉट बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बट इंडिया में नेचुरलाइज्ड सिटीजन एज वेल एज सिटीजन बाय बर्थ कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स has amended the Foreigners Tribunals Order 1964 and has empowered district magistrates in all states and UTs to set up tribunals to decide whether a person staying illegally in India is a foreigner or not. तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने इस एक्ट के अंदर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964 के अंदर
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को एम्पावर कर दिया है कि वो ट्रिब्यूनल सेटअप करेंगे, ट्रिब्यूनल्स होंगे जुडिशियल क्वासी बॉडीज, तो ट्रिब्यूनल सेटअप करेंगे एंड वही डिसाइड करेगी, ट्रिब्यूनल से डिसाइड करेगी कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया में इलीगली रह रहा है तो वो फॉरेनर है या नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 5 to 11 जो है वो पार्ट 2 में है। आर्टिकल्स 5 to 11 वही डील करता है सिटीजनशिप से लेकर के। ठीक है, सिटीजनशिप को लेकर के जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 5 to 11 विच इज अंडर पार्ट 2। इट कंटेन्स नीदर एनी परमानेंट नॉर एनी एलेबरेट प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड। तो कोई परमानेंट या एलेबरेट प्रोविजंस नहीं है। इट ओनली आइडेंटिफाई द पर्सन्स हु बिकम सिटीजंस ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना 26 जनवरी 1950 को, उस दिन कौन कौन से लोग सिटीजन्स होंगे सिर्फ ये बताता है आर्टिकल्स 5 to 11, उसके बाद के बारे में नहीं बताता है। तो इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनैक्ट अ लॉ टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर्स। फर्दर ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि इसके रिगार्डिंग एक लॉ बनाया जाए। तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, एक्ट बनाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी सिटीजनशिप एक्ट 1955 इन्होंने बनाया, जो कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि कौन एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप एंड कैसे एक्वायर कर सकते हैं, एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होगा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 बताता है। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, आर्टिकल 5 to 11 है। ठीक है, तो सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट के लिए है आर्टिकल 5। फिर आर्टिकल 6 में क्या है, सिटीजनशिप ऑफ दोज पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। वो पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए उनके लिए सिटीजनशिप है आर्टिकल 6 में। तो आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, आर्टिकल 6 जो पर्सन्स माइग्रेट हो गए पाकिस्तान से इंडिया में उनके लिए है, आर्टिकल 7 सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड देन केम बैक टू इंडिया। जो पाकिस्तान चले गए थे, माइग्रेट हो गए थे एंड देन वापस इंडिया आ गए, उनके लिए है आर्टिकल 7। ठीक है, तो आर्टिकल 5 है कमेंसमेंट, आर्टिकल 6 है जो कि पाकिस्तान से इंडिया आ गए, आर्टिकल 7 है जो पाकिस्तान से इंडिया चले गए, इंडिया से पाकिस्तान चले गए एंड वापस इंडिया आ गए, उनके लिए आर्टिकल 7। इसके बाद पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है आर्टिकल 8, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 5 कमेंसमेंट, आर्टिकल 6 माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, आर्टिकल 7 वेंट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड देन केम बैक फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, उनके लिए आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आर्टिकल 9 है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का टर्मिनेशन अपॉन वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस ऑफ सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री। किसी और कंट्री का अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं सिटीजनशिप तो हमारा सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ का, ये बताता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप अनलेस द पार्लियामेंट हैज मेड लॉ। तो अगर सिटीजनशिप मिल गया तो वो सिटीजनशिप कंटिन्यू करेगा अनलेस कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उसके रिस्पेक्ट में कुछ। तो कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप है आर्टिकल 10। आर्टिकल 5 कमेंसमेंट पे, आर्टिकल 6 माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, आर्टिकल 7 माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड देन केम बैक टू इंडिया, आर्टिकल 8 पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है, आर्टिकल 9 टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, आर्टिकल कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप अनलेस पार्लियामेंट मेड एनी अदर लॉ, एंड आर्टिकल 11 इज पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप। रेगुलेशन कौन करेगा ये बताता है आर्टिकल 11, कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गए आर्टिकल 5 to 11। इसके बाद आता है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। तो हम सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं ये है। तो इसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल चीज याद रखो, एक्रोनिम नेचुरल बर्ड, नेचुरल बर्ड एंड नेचुरल मतलब नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन से हम कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन से कब कर सकते हैं, जब कोई भी पर्सन ऑर्डिनरी इंडिया में रिसाइड करता है 12 साल के लिए। तो अगर 12 साल के लिए इंडिया में रिसाइड करता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एप्लीकेशन ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरल बर्ड, बी फॉर बर्थ। तो बर्थ अगर इंडिया में कोई पर्सन जन्म किसी का अगर हो जाता है इंडिया में तो भी वो इंडिया का वो सिटीजन बन जाएगा, ये हो गया बाय बर्थ। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। मतलब कोई फॉरेन डिप्लोमेट है जो कि इंडिया में पोस्टेड है, उनका कोई बच्चा यहाँ पे जन्म ले लेता है, या फिर एनिमी एलियन है, एनिमी एलियन ध्यान देना, नॉर्मल एलियन नहीं है, फ्रेंडली एलियन नहीं है, एनिमी एलियन है। तो एनिमी एलियन के बच्चे का जन्म अगर हो जाता है इंडिया में तो वो भी सिटीजनशिप बाय बर्थ एक्वायर नहीं करेगा। ठीक है, तो सिटीजनशिप बाय बर्थ के दो एक्सेप्शन है, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया, एनिमी एलियंस। ठीक है, ये बाकी जो डिटेल्स हैं ये इतने काम के नहीं है, इतना नहीं पढ़ना है। ठीक है,
तो ये बर्थ हो गया। इसके बाद बर्थ के बाद आई फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर कोई भी टेरिटरी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मतलब इंडिया में वो टेरिटरी नहीं था बट अब वो टेरिटरी इंडिया में आ जाता है, तो उसके जितने भी सिटीजन्स हैं वो इंडियन सिटीजन्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बाय इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद आता है आर मतलब रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी पर्सन 7 ईयर्स के लिए इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उस केस में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए एज सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उससे ग्रांट कर सकता है सिटीजनशिप। ठीक है, एंड डी फॉर डिसेंट, मतलब अगर पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया है, बट अभी पहले क्या था वो नहीं देखेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है कि अभी कैसा है। तो 3 दिसंबर 2004 ऑनवर्ड्स देखेंगे, अनलेस हिज बर्थ is registered at an Indian consulate within 1 year of the date of the birth or with permission of central government after the expiry of the period। तो मतलब अभी कैसा है कि अगर उसका डिसेंट इंडिया में है, डिसेंट मतलब कि पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया है बट उसके मम्मी पापा का जन्म इंडिया में हुआ था, तो उस केस में देखते हैं तो तभी होगा उनका सिटीजनशिप इंडिया में माना जाएगा जब उनका इंडियन कॉन्सुलेट में विदिन 1 ईयर, जब भी उनका जन्म हुआ उसके विदिन 1 ईयर इंडिया में अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है इंडियन कॉन्सुलेट में, तभी माना जाएगा कि वो इंडिया के सिटीजन है। ठीक है, अभी इसमें भी देख लेते हैं जो बर्थ है, बर्थ में कब इंडिया का सिटीजन बन सकता है कोई भी। तो दिसंबर 3, 2004 ऑनवर्ड्स अगर देखें तो ओनली इफ बोथ और वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। तो पर्सन बॉर्न इन इंडिया, उस केस में तभी वो इंडिया का सिटीजन बनेगा ओनली इफ बोथ और वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। तो मतलब या तो बोथ पेरेंट्स सिटीजन हैं इंडिया के, या फिर एक उसमें से सिटीजन है एंड द अदर जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तो तभी वो पर्सन इंडिया का सिटीजन बनेगा। तो देखो फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ। नेचुरलाइजेशन, अगर 12 साल के लिए कोई अगर इंडिया में रह गया तो वो नेचुरलाइजेशन से बन जाएगा, पहला। सेकंड, मतलब डायरेक्टली नहीं बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद वो अगर ग्रांट करता है तो बनेगा। तो पहला हो गया नेचुरलाइजेशन। सेकंड हो गया बाय बर्थ। ठीक है, तो बाय बर्थ कब होगा, जब या तो बोथ पेरेंट्स इंडिया में जन्मे हों, या तो हाँ बोथ पेरेंट्स इंडिया में जन्मे हो, या फिर इधर ऑफ द पेरेंट्स इंडिया में जन्मे हो, द अदर पेरेंट इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट इन इंडिया, तभी बाय बर्थ होगा। थर्ड, बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन अगर 7 साल अगर इंडिया में ऑर्डिनरी रिसाइड करता है पर्सन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करके इंडिया का सिटीजन बन सकता है। तो बर्थ हो गया। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर कोई भी टेरिटरी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो उसके जितने भी पर्सन्स हैं जो वहाँ रहते हैं वो इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। एंड बाय डिसेंट, अगर पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया है एंड उनके पेरेंट्स इंडिया में जन्मे हैं, एंड उनका जो जब बर्थ होता है किसी पर्सन का, तो उस पर्सन के बर्थ के विदिन 1 ईयर अगर इंडियन कॉन्सुलेट में उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा। बट हाँ, 1 साल से ज़्यादा भी अगर हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से भी किया जा सकता है एप्लीकेशन सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, इसके बाद तो ये हमने देख लिया नेचुरल बर्थ एक्वेशन ऑफ सिटीजनशिप के लिए। इसके बाद समझना लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होगा। तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप के लिए सिंपल सा है, याद रखो रिटायर्ड। रिटायर्ड सो रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रीवेशन। रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन। रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन, रिटायर्ड। तो रिनंसिएशन से लॉस ऑफ सिटीजनशिप होगा, टर्मिनेशन से होगा एंड डिप्रीवेशन से होगा। ठीक है, ओके। अब रिनंसिएशन मतलब क्या? रिनंसिएशन मतलब कि अगर वो पर्सन खुद ही सीज कर दे इंडिया का सिटीजनशिप, मतलब खुद ही छोड़ दे, रिनाउंस कर दे, तो उसे बोलेंगे रिनंसिएशन। एंड एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो लूज इंडियन सिटीजनशिप, एंड उनके जितने माइनर चाइल्ड होंगे वो भी अपना सिटीजनशिप खो देंगे। तो अगर कोई भी पर्सन अपना सिटीजनशिप को रिनाउंस कर देता है, मतलब छोड़ देता है, तो वो सिटीजनशिप उसका लॉस हो जाएगा, एंड उनके बच्चे का भी सिटीजनशिप लॉस होगा अगर माइनर चाइल्ड है तो। ठीक है, तो पहला हो गया रिनंसिएशन। ठीक है, लेकिन हाउएवर जब वो चाइल्ड का 18 साल हो जाएगा तो वो रिज्यूम कर सकता है दोबारा से अप्लाई करके सिटीजनशिप को। ठीक है, तो बाय रिनंसिएशन। सेकेंड, बाय टर्मिनेशन, अगर वो किसी दूसरे कंट्री का अगर सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है, देन उसका सिटीजनशिप इंडिया में ही खत्म हो जाएगा, तो ये होता है बाय टर्मिनेशन। ठीक है,
एंड थर्ड, अच्छा लेकिन ये अगर वॉर चल रहा है तो उस केस में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। अगर वॉर चल रहा है तो ये टर्मिनेशन वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। एंड थर्ड आता है डिप्रीवेशन। अभी डिप्रीवेशन में भी 5 चीजें हैं। क्या है कि कंपलसरी टर्मिनेशन एक होता है, कंपलसरी टर्मिनेशन में 3 चीजें हैं एंड 2 और है, तो मतलब डिप्रीवेशन में 5 है। तो कब डिप्राइव हो जाएगा उनको, उससे कर दिया जाएगा सिटीजनशिप, अगर उसने सिटीजनशिप को ऑब्टेन किया था बाय फ्रॉड, या फिर उसने एनिमी के साथ ट्रेड किया था, या फिर डिसलॉयल्टी शो किया था टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो डिप्रीवेशन से खत्म हो जाएगा उसका सिटीजनशिप। क्या? फ्रॉड, एनिमी के साथ ट्रेडिंग या कम्युनिकेट करना, या फिर डिसलॉयल्टी शो किया। इसके अलावा 2 और है, इम्प्रिजन हो गया 2 साल के लिए इन द फर्स्ट 5 ईयर्स। मतलब जब उसने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू उसने जब सिटीजनशिप एक्वायर किया, उसके विदिन 5 साल ही 2 साल वो इम्प्रिजन हो गया, तो उसे बोलेंगे तब भी वो उसका डिप्रीवेशन से सिटीजनशिप लॉस हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स कंटिन्यूसली, अगर लगातार 7 साल इंडिया के बाहर रह गया तो भी उसका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। तो फ्रॉड, एनिमी के साथ ट्रेड या कम्युनिकेट करना, डिसलॉयल्टी शो करना टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इम्प्रिजन हो गया विदिन पहले 5 साल में ही 2 साल इम्प्रिजन हो गया जब उसने सिटीजनशिप लिया थ्रू नेचुरलाइजेशन या फिर रजिस्ट्रेशन, उसके पहले 5 साल में ही 2 साल वो इम्प्रिजन रह गया, या फिर ऑर्डिनरी रिसाइड कर जाता है वो 7 साल आउट ऑफ इंडिया, तो उसका भी सिटीजनशिप खत्म हो जाता है इंडिया से। ठीक है। तो रिटायर्ड, आरटीडी आर फॉर रेनंसिएशन, जब उसने छोड़ दिया खुद ही, टर्मिनेशन जब उसने किसी और का एक्वायर कर लिया सिटीजनशिप किसी और कंट्री का, एंड डी फॉर डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन में 5 चीज़ें थी, फ्रॉड, एनिमी के साथ ट्रेड करना, डिसलॉयल्टी शो करना, इम्प्रिजन होना 2 साल के लिए, एंड 7 साल बाहर रह गया कंटिन्यूसली। इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है? तो दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड एनविसाजेस अ dual polity, it provides for only single citizenship like Canada. Citizens owe allegiance only to the union. तो इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप है, एंड कनाडा में भी ऐसा ही है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो मतलब स्टेट्स के लिए और कंट्री के लिए अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है, मतलब यूनियन और स्टेट्स के लिए अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है, एक ही सिटीजनशिप है यूनियन के लिए। तो सिटीजन्स ओ एलिजियंस ओनली टू द यूनियन। देयर इज नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप अनलाइक यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। यूएसए एंड स्विट्जरलैंड में स्टेट सिटीजनशिप भी है अलग एंड फेडरल सिटीजनशिप अलग है। In India, all citizens enjoy the same political and civil rights of citizenship all over the country, and no discrimination is made between them. However, this general rule of the absence of discrimination is subject to some exceptions under Article 15, 16 and 19. तो जैसे आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एंड आर्टिकल 19 है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन फॉर्म करना, असेंबल होना, मूव करना फ्रीली, रिसाइड करना, कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, प्रैक्टिस प्रोफेशन। तो ये 3 आर्टिकल्स जो हैं 15, 16 एंड 19, इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि इस केस में आप थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। अगर जैसे कि इंडिया के सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप मूवमेंट आप रोक सकते हो, या फिर प्रोस्टिट्यूट्स का मूवमेंट आप रोक सकते हो, तो वैसा है। या ट्राइबल एरियाज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप रोक सकते हो उनका मूवमेंट, या उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। जैसे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे भी आप बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो उनके फेवर में। तो ऐसा है, तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिकल 15, 16 और 19 में, बाकी और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी सिटीजन्स के बीच में। ठीक है। तो ऑल सिटीजन्स एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। इसके बाद देखो आर्टिकल वही आर्टिकल 15 में गिवन है, स्टेट्स कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स और गिव प्रेफरेंस टू द रेसिडेंट्स इन मैटर्स दैट डू नॉट कम अंडर विद इन द परव्यू ऑफ द राइट्स। तो जैसे कोई स्टेट है तो अपने जो रेसिडेंट्स हैं उनको कुछ फेवर कर सकता है, आर्टिकल 15 में ऐसा है। आर्टिकल 16 में भी है कि जहाँ पे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर्स पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे भी अपने रेसिडेंट को चाहे तो कोई स्टेट दे सकता है, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगा कि कौन सा स्टेट दे सकता है फेवर। ठीक है। उसी तरह से आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस इज सब्जेक्टेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। तो शेड्यूल्ड ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 19 में कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं इनके फेवर में, शेड्यूल्ड ट्राइब के फेवर में। तो यही है। ठीक है। इसके बाद आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो क्या है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? ये एक्ट प्रोहिबिट करता है इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। इसके बाद it defines an illegal migrant as a foreigner who enters India without a valid passport or travel documents or stays beyond the permitted time। तो इंडिया में अगर कोई एंटर कर जाता है कोई फॉरेनर
विदाउट ए वैलिड पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या वैलिड पासपोर्ट के इंडिया में एंटर कर जाता है एंड या फिर स्टे कर जाता है इंडिया में बियॉन्ड द परमिटेड टाइम, तो उसे हम बोलेंगे इलीगल माइग्रेंट। ठीक है, अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया कि कोई भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, ध्यान देना ये 3 कंट्रीज ही है, श्रीलंका नहीं है एंड एनी अदर कंट्री नहीं है। कौन कौन से कंट्रीज हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो इन 3 कंट्रीज में अगर कोई हिंदू है या सिख है या बुद्ध है या जैन है या पारसी है या क्रिश्चियन है, ये 6 धर्मी का वर्ड है, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। अगर कोई ये इन रिलीजन का है इन 3 कंट्रीज में, तो वो अगर इंडिया में एंटर करता है ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, तो उन्हें इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा। एंड ये जो 11 साल का रिक्वायरमेंट है, 11 साल का रिक्वायरमेंट है सिटीजनशिप के लिए, ये इन केस में इसके लिए 5 साल हो जाएगा। तो 11 ईयर्स का जो रिक्वायरमेंट है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए बाय नेचुरलाइजेशन, तो ये घट के 5 साल हो जाएगा इनके केस में। ठीक है, विल बी रिड्यूस टू 5 ईयर्स। अच्छा, दीज प्रोविजंस ऑन सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट्स विल नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल। तो ये जो 4 स्टेट्स जो कवर्ड हैं शेड्यूल 6 में, इन 4 स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज में ये अप्लाई नहीं करेगा, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। फर्दर इट विल नॉट अप्लाई टू द इनर लाइन एरियाज नोटिफाइड अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 एप्लीकेबल टू अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। इसके अलावा ये इनर लाइन जो एरियाज जो नोटिफाइड है उन पे भी अप्लाई नहीं करेगा इन स्टेट्स में। कौन से स्टेट्स? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। बट इतना याद करने रखने की जरूरत नहीं है, कौन से स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज में अप्लाई नहीं करेगा वो याद कर रख लो, एंड इनर लाइन एरियाज में अप्लाई नहीं करेगा, उन कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में वो याद रख लो। ठीक है, इसके बाद कंपैरिजन बिटवीन एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई कार्ड होल्डर। तो क्या डिफरेंस क्या है इनमें? तो सबसे पहले एनआरआई होता क्या है? एन इंडियन सिटीजन हु इज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट। तो एनआरआई किसे बोलते हैं? वैसा पर्सन, कोई इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया के बाहर रह रहा है ऑर्डिनरीली एंड इंडियन पासपोर्ट होल्ड करता है, तो उसे हम बोलेंगे एनआरआई। पीआईओ क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अ पर्सन हु और हुज एंसेस्टर्स वर ऑफ इंडियन नेशनैलिटी एंड हु इज प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्री पासपोर्ट, मतलब फॉरेन पासपोर्ट होल्ड करता है एंड उसके एंसेस्टर्स, वो पर्सन या उस पर्सन के एंसेस्टर्स का नेशनैलिटी इंडियन है, इंडियन नेशनैलिटी होल्ड करता है बट पासपोर्ट है फॉरेन कंट्री का, तो वो बोलेंगे हम उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एनआरआई मतलब इंडियन पासपोर्ट होल्ड करता है एंड इंडियन सिटीजन है। पीआईओ मतलब इंडियन नेशनैलिटी होल्ड करता है वो या उसके एंसेस्टर्स, बट फॉरेन पासपोर्ट होल्ड करता है। ठीक है, एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर क्या होते हैं? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर वो पर्सन होते हैं जिन्होंने ओसीआई कार्ड ले रखा है, मतलब वैसे पर्सन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है ओसीआई कार्ड होल्डर में, उन्हें हम बोलते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर। ओके, अब बात यह है कि क्या क्या किनको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एनआरआई को सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि इंडियन सिटीजन को मिलते हैं। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को कोई भी स्पेसिफिक बेनिफिट्स नहीं मिलते। ओसीआई कार्ड होल्डर को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ऑलमोस्ट एनआरआई इतने ही बेनिफिट्स मिलते हैं इन्हें। तो मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीजाज इनके पास अवेलेबल है फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पस, रिक्वायर स्पेशल परमिशन टू अंडरटेक रिसर्च वर्क। हाँ, बट रिसर्च वर्क के लिए कुछ परमिशन लेना पड़ेगा, बट अदर चीज़ों के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। तो लाइफ लॉन्ग वीज़ा ये होल्ड कर सकते हैं। तो मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? एनआरआई के लिए सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जो इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन को कोई स्पेसिफिक बेनिफिट्स नहीं है। ओसीआई कार्ड होल्डर को उनके पास लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है उसे फॉर विजिटिंग इंडिया या फॉर एनी पर्पस। बस एक रिसर्च वर्क के लिए अगर उन्हें करना है, रिसर्च वर्क करना है, तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लगेगा। ठीक है, इसके बाद इन्हें और क्या बेनिफिट्स है ओसीआई कार्ड होल्डर को? एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद द फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, तो इनके पास इनको रजिस्ट्रेशन कराने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पैरिटी विथ एनआरआईज विद रिस्पेक्ट टू ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल टू देम इन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल फील्ड्स। तो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एनआरआईज के पास अवेलेबल हैं इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड्स में, लेकिन एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन प्रॉपर्टी अगर एक्वायर करना है, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी अगर एक्वायर करना है तो उस केस में ये नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं।
ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं OCI कार्ड होल्डर को क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बाद ट्रीटेड एट पार विथ NRI इन द मैटर ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्टेशन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। तो जो अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन होता है उसमें भी सेम, मतलब जो ट्रीटमेंट NRI को मिलता है वही ट्रीटमेंट इन्हें भी मिलता है। ट्रीटेड एट पार विथ रेसिडेंट इंडियन नेशनल्स इन द मैटर ऑफ टैरिफ्स एंड एयर फेयर्स। एंड टैरिफ्स एंड एयर फेयर्स भी इन पे एक्स्ट्रा नहीं लगता है, जो भी नॉर्मल रेसिडेंट पे लगता है वही इन पे भी लगता है। ठीक है, तो ये NRI, PIO एंड OCI कार्ड होल्डर में डिफरेंस है। और भी कुछ डिफरेंसेस हैं। देखो, NRI में को नो वीज़ा रिक्वायर्ड। OCI कार्ड होल्डर देखें तो उनको भी कोई भी वीज़ा नहीं चाहिए, कैन विजिट इंडिया विदाउट अ वीज़ा फॉर लाइफ लॉन्ग। लेकिन जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उन्हें वीज़ा चाहिए। ठीक है, NRI को कोई वीज़ा नहीं, OCI कार्ड होल्डर को कोई वीज़ा नहीं, बट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को वीज़ा चाहिए। इसके बाद देखना, NRI को नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द पुलिस अथॉरिटीज़ इन इंडिया। फिर OCI कार्ड होल्डर को भी नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ इन इंडिया। लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ। अगर उनका स्टे इंडिया में 180 दिन से ज़्यादा है, 180 दिन तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए पुलिस अथॉरिटीज़ के पास में, बट 180 दिन से ज़्यादा है तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ में। इसके बाद ऑल एक्टिविटीज़ कैन बी अंडरटेकन बाय NRI। फिर अगर OCI कार्ड होल्डर देखें तो OCI कार्ड होल्डर ये भी ऑल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क के लिए स्पेशल परमिशन लगता है। ठीक है, एंड बट जो PIO हैं उन्हें एक्टिविटीज़ एज पर द टाइप ऑफ वीज़ा ऑब्टेन्ड। तो वीज़ा में जिस टाइप का वीज़ा है सिर्फ ऐसे एक्टिविटीज़ ही कर सकते हैं, बाकी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो वीज़ा के जो भी कंडीशंस होंगे सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज़ को ये कर सकते हैं, बाकी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। अब इसके बाद NRI को हम इंडियन सिटीजन मानते हैं। फिर अगर OCI कार्ड होल्डर देखें तो अ पर्सन रजिस्टर्ड एज एन OCI कार्ड होल्डर फॉर 5 years and who is ordinarily resident in India for 12 months before making an application for registration eligible for grant of Indian citizenship। तो अगर कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड है OCI कार्ड होल्डर फॉर 5 साल के लिए OCI कार्ड होल्डर है एंड इंडिया में रहता है ऑर्डिनरीली मान लो 12 महीने के लिए, वो अप्लाई कर सकता है फॉर ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो डायरेक्टली ये इंडिया का सिटीजनशिप इसे नहीं मिलेगा OCI कार्ड होल्डर को। लेकिन अगर 5 साल के लिए OCI कार्ड होल्डर रह जाए एंड जब अप्लाई करने वाला है इंडियन सिटीजनशिप के लिए तो उसके विदिन 12 मंथ्स, मतलब लास्ट 12 मंथ्स में वो ऑर्डिनरी इंडिया में रहा हो, तो उस केस में वो अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, एंड अगर हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन देखें तो ही और शी हैज़ टू बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इससे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को अगर अप्लाई करना है तो उन्हें 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा ऑर्डिनरीली, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन एज इंडियन सिटीजन। ठीक है, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन NRI, PIO एंड OCI कार्ड होल्डर। इसके बाद है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ OCI कार्ड होल्डर। अब OCI कार्ड होल्डर्स के रजिस्ट्रेशन को कब हम कैंसिल कर देते हैं, हम नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कब कैंसिल कर देता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफ OCI कार्ड होल्डर्स ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कौन कौन से ग्राउंड्स है, या तो OCI रजिस्ट्रेशन उन्होंने फ्रॉड से लिया हो, ठीक है, फिर विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन 2 साल वो इम्प्रिजन रह गया। ठीक है, इसके बाद अगर इंडिया के सॉवरेंटी एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है उसका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना, तो या फिर जो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 की जो प्रोविजंस हैं उस प्रोविजंस का उसने वायलेशन कर दिया तो भी हम हटा सकते हैं। तो ये 4 ग्राउंड्स हो गए, फ्रॉड हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया 2 साल के लिए विद इन 5 years, एंड इसके अलावा सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिया का सॉवरेंटी एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड फोर्थ अगर उसने कोई भी एक्ट के कुछ भी प्रोविजंस को उसने वायलेट किया हो तो उसे हम निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कभी भी उसे हम निकालेंगे एज सिटीजन तो हम उससे अपॉजिटिव ऑफ बीइंग हर्ट देंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये सिटीजनशिप का चैप्टर खत्म होता है अब। थैंक यू।